नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज़ के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एरो इंजन की तरफ से है। कल इसको लेकर रिपोर्ट सामने आया था जिसमें यूएस की तरफ से बात बताया गया था कि अभी जब पीएम मोदी जी यूएस के विजिट पर जाने वाले हैं, उससे पहले ही यूएस की तरफ से भारत को अपनी जनरल इलेक्ट्रिक की 414 INS-6 इंजन को ऑफर करने के लिए सभी जरूरी डॉक्यूमेंट को तैयार करने की कोशिश किया जा रहा है। और अब इस इंजन को यूएस की तरफ से भारत को अपनी एमका के लिए ऑफर किया जा रहा है, जिसमें एमका की 110 किलोटन क्लास की थ्रस्ट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से अपनी एग्जिस्टिंग GE414 INS-6 इंजन का एक मॉडिफाइड वेरिएंट को डेवलप किया गया, जो कि 116 किलोटन की थ्रस्ट को प्रोड्यूस कर सकता है, जो कि एमका या भारत के किसी भी फ्यूचर एयरक्राफ्ट के लिए एक सुइटेबल चॉइस हो सकता है। इस पर जनरल इलेक्ट्रिक का कहना है कि इनिशियली भारत एमका की जो मार्क 1 वेरिएंट होगा उसमें जनरल इलेक्ट्रिक की 414 INS-6 की वर्तमान की जो वेरिएंट है उस इंजन का इस्तेमाल करने वाला, और इसके लिए पहले से ही भारत की तरफ से ऑर्डर को प्लेस करके रखा गया। पर ये जो इंजन ये एमका के लिए थोड़े अंडर पावर रहने वाला है, क्योंकि इनकी जो मैक्सिमम थ्रस्ट आउटपुट है वो 98 किलोटन तक सीमित होने वाला है, जबकि एमका के लिए कम से कम 110 किलोटन क्लास के इंजन की जरूरत पड़ेगी। और इसी वजह से एमका की फ्यूचर वेरिएंट में 110 किलोटन क्लास के इंजन का इस्तेमाल करने का प्लान किया गया था। लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक का कहना है कि अगर भारत किसी दूसरे इंजन ऑप्शन के साथ यहाँ पे जाता है तो इससे इनिशियली एमका के इंजन बे में उसमें जो डायमेंशन रखा गया है वो वर्तमान की जनरल इलेक्ट्रिक की 414 INS-6 इंजन को मैच करने के लिए बनाया गया होगा। तो किसी दूसरे इंजन को वहाँ फिट करने के लिए इसमें काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ सकता है, क्योंकि भले ही सेम स्टैंडर्ड की इंजन को यानी कि सेम थ्रस्ट आउटपुट को देने वाले इंजन को हम लोग इस्तेमाल करेंगे, लेकिन दो डिफरेंट ऑरिजिन के इंजन या दो डिफरेंट कंपनी के इंजन अगर वहाँ पर लगाए जाएंगे तो उनका डायमेंशन कभी भी एक जैसा नहीं रहेगा। तो इस वजह से जनरल इलेक्ट्रिक का कहना है कि अगर एमका की जो मार्क 2 वेरिएंट है उसमें भी भारत की तरफ से जनरल इलेक्ट्रिक की 414 INS-6 की मॉडिफाइड इंजन का इस्तेमाल किया जाता है तो इससे रिलेटेड कोई भी इशू भारत के सामने नहीं आएंगे, क्योंकि इस इंजन का डायमेंशन प्रीवियस इंजन के साथ बिल्कुल सिमिलर है। और यहाँ तक इस इंजन को पुराने जनरल इलेक्ट्रिक 414 INS-6 इंजन की जगह पर फिट करने के लिए एक भी एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ने वाला, या फिर एक भी नट बोल्ट को इधर से उधर लगाने की जरूरत नहीं पड़ने वाला। ये प्योरली एक प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम होने वाला है, जिससे भारत के काफी समय वहां पे बच सकते हैं। और जनरल इलेक्ट्रिक का ये भी कहना है कि ये भारत के लिए सबसे सुइटेबल ऑप्शन होने वाला है और इसे अभी भारत में बनाने का प्लान भी किया जा रहा है। हालांकि इसकी टेक्नोलॉजी को किस हद तक भारत के साथ शेयर किया जाए ये हमेशा के लिए एक सवाल रहने वाला है। लेकिन अगर जल्दी में हमको एक 110 किलोटन क्लास के इंजन की जरूरत, हम एमका को जल्दी डेवलप करना चाहते हैं, तो जनरल इलेक्ट्रिक का ऑफर भारत के लिए एक सुइटेबल ऑप्शन हो सकता है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से, और अभी हम इंडियन नेवी की स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स के बारे में बात करने वाले हैं। और अभी हमारे स्कॉर्पियन क्लास की पहली सबमरीन यानी कि INS कलवरी आने वाले 2 सालों तक यहाँ पे आउट ऑफ सर्विस होने जा रहा है, और ये किस वजह से होने वाला है उस पर हम आगे बात करने वाले हैं। अभी अगर इंडियन नेवी की सबसे मॉडर्न कन्वेंशनल सबमरीन की बात करें तो वो हमारी स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है, यानी कि कलवरी क्लास की सबमरीन है। और अभी हमारे पास ऐसे 4 ऑपरेशनल सबमरीन मौजूद हैं, लेकिन इन सबमरीन को जब खरीदा गया था तो इसमें AIP सिस्टम इंस्टॉल करने की बात नहीं की गई थी। और इसी बीच DRDO की तरफ से भी एक AIP सिस्टम को इंडिजिनस से डेवलप किया जा रहा था, जिसको आगे चल के कलवरी क्लास की सबमरीन में रिफिट के दौरान फिट करने का प्लान किया गया था। और ऐसा करने के बाद सभी एग्जिस्टिंग कलवरी क्लास के सबमरीन हमारे AIP सबमरीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी की बात करें तो 2023 में INS कलवरी का पहला शेड्यूल रिफिट स्टार्ट होने वाला था, जिसमें इसमें DRDO की तरफ से डेवलप किए गए AIP सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाने वाला था। इसके लिए इसी साल की शुरुआत में ही भारत और फ्रेंच नेवल ग्रुप के बीच एक MOU को साइन किया गया था, जिसमें INS कलवरी को रिफिट किया जाएगा। और इसमें सभी टेक्निकल हेल्प को भारत को फ्रेंच नेवल ग्रुप की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि जो AIP सिस्टम्स होते हैं ये कोई प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम नहीं होता है, और इनको किसी भी सबमरीन में इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले तो सबमरीन की हल सेक्शन को काट के निकालना पड़ता है, जिसके बाद जाके इसको सबमरीन में फिट करने की कोशिश किया जा सकता है। जिस वजह से अगर इनिशियल कंस्ट्रक्शन के टाइम पर किसी भी सबमरीन में हम लोग AIP सिस्टम को इंटीग्रेट नहीं करते हैं तो बाद में इनको सबमरीन में इंस्टॉल करने के लिए हमें फिर से सबमरीन की हल सेक्शन को काट कर दोबारा वेल्ड करना पड़ता है, और इसमें कई सिस्टम टूटने के चांसेस बने रहते हैं, जिनको बाद में दोबारा ठीक करना होता है। और इसी वजह से इसमें ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर की मदद लेना काफी जरूरी होता है। अभी सबसे पहले तो इन AIP सिस्टम को INS कलवरी में इंटीग्रेट किया जाएगा, और इसको पूरा होने में कम से कम 2 साल का टाइम लगने वाला है। और इसके बाद इसको फर्दर टेस्टिंग करने के लिए भेजा जाएगा, जिसमें फ्रेंच नेवल ग्रुप की तरफ से, DRDO की तरफ से और मजगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से AIP सिस्टम को सबमरीन में ऐड करने के बाद इसकी हर एक पैरामीटर को दोबारा चेक किया जाएगा कि सही तरीके से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, और तब जाके इसको वापस नेवी में इंडक्ट करने के लिए क्लियर किया जाएगा।
और ये रिफिट प्रोग्राम मझगांव डॉक लिमिटेड के लिए भी काफ़ी ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि अभी तक मझगांव डॉक लिमिटेड को फ्रेंच नेवल ग्रुप की तरफ से अपनी स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन की टेक्नोलॉजी को काफ़ी हद तक दिया जा चुका है और इनको बनाने का अनुभव भी मझगांव डॉक लिमिटेड के पास काफ़ी हद तक मौजूद है। लेकिन इसमें AIP सिस्टम को ऐड करने की कैपेसिटी अभी के लिए मझगांव डॉक लिमिटेड के पास मौजूद नहीं है। और अभी नेवी के साथ मझगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से जो एडिशनल 3 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन को खरीदने की बात किया जा रहा है, उसमें डायरेक्टली नेवी AIP सिस्टम से इक्विप होने वाले सबमरीन को खरीदने की कोशिश कर रही है, जिस वजह से मझगांव डॉक लिमिटेड को अभी कलवरी क्लास की सबमरीन्स में AIP सिस्टम को इंटीग्रेट करना आना चाहिए, जिससे फ्यूचर में हम खुद के दम पर ही AIP सिस्टम को भी डेवलप और मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। अगला अपडेट भी इंडियन नेवी की तरफ से। आप सभी को शायद पता होगा कि इंडियन नेवी के लिए DRDO की तरफ से मिसाइल असिस्टेड टॉर्पेडो को डेवलप किया गया था, जिसकी वजह से हम कन्वेंशनल टॉर्पेडो की रेंज के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा दूरी तक टॉर्पेडो से दुश्मन पर निशाना लगा सकते हैं और इसे आगे चल के हमारी नेवी की एंटी सबमरीन वॉरफेयर की स्ट्रेंथ काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है, क्योंकि आमतौर पर जो हैवीवेट क्लास के टॉर्पेडो होते हैं इनका रेंज मैक्सिमम 50 किलोमीटर के आसपास सीमित होता है और मॉडर्न वॉरफेयर में दुश्मन के 50 किलोमीटर करीब जाना खतरे से खाली नहीं होता है, जो कि सिर्फ सबमरीन ही कर सकते हैं। लेकिन अगर वॉरशिप से या किसी ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर से दुश्मन के ऊपर टॉर्पेडो को फायर करना होता है तो हम वहाँ पर स्मार्ट या मिसाइल असिस्टेड टॉर्पेडो का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद अभी ये सुनने को मिल रहा है कि नेवी की तरफ से भी मिसाइल असिस्टेड टॉर्पेडो की तरह मिसाइल असिस्टेड रॉकेट को भी डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है, यानी कि जो कन्वेंशनल एंटी सबमरीन रॉकेट्स हुआ करते थे उनकी जगह पर अभी नेवी की तरफ से मिसाइल असिस्टेड रॉकेट्स को अपने सर्विस में इंडक्ट करने का प्लान किया जा रहा है। ये जो रॉकेट्स होने वाली एक शोर बेस्ड सिस्टम होने वाले, जिनकी रेंज करीब 100 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा दूरी तक हो सकता है और इसमें पेलोड के तौर पर हम लोग डेप्थ चार्जेस का इस्तेमाल करने वाले और इनको खास करके हमारी कोस्ट लाइन में डिप्लॉय किया जाएगा, जिससे दुश्मन की सबमरीन हमारी कोस्ट लाइन के ज़्यादा करीब नहीं आ सकते या फिर हमारी जो मेजर शिपयार्ड्स होती हैं, शिप लाइन होता है, वहाँ पर माइन वगैरह नहीं बिछा सकते। इन रॉकेट्स में जो पेलोड होगा इसमें एक्टिव और पैसिव सोनार की टेक्नोलॉजी मौजूद रहेगी, जो कि फायर करने पर पानी में गिरने के बाद दुश्मन की सबमरीन का पता लगाने की कोशिश करेगा और डिटेक्ट होने पर वहाँ पे ब्लास्ट कर जाएगा। इनको हमारी स्मार्ट टॉर्पेडो की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये स्मार्ट टॉर्पेडो के मुकाबले कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन की तरह होने वाला है और कई जगह पर जहां पर हमको इतनी लॉन्ग रेंज सिस्टम की जरूरत नहीं है और खास करके कोस्टल एरिया में और पोर्ट के आसपास की वाटर लाइन को सुरक्षित रखने के लिए स्मार्ट टॉर्पेडो के मुकाबले एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है और कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन साबित हो सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।